अब पति की कमाई नहीं खा पाएगी वो लुगाई जिसका चक्कर किसी और के साथ में चल रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जजमेंट के थ्रू। ये जजमेंट अभी का 31 जुलाई 2026 का है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर पति को लग रहा है कि भाई मेरी पत्नी का चक्कर किसी और के साथ में और पति के पास में उसके सबूत भी हैं, तो मेंटेनेंस कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, पहले पति के सबूतों पर विचार करना पड़ेगा, यानी पहले फैसला सबूतों पर होगा। और अगर सबूत नकली निकलते हैं उसके बाद मेंटेनेंस का केस जो वो आगे चलेगा, और अगर सबूत असली निकलते हैं तो फिर मेंटेनेंस को क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इस फैसले की एक कॉपी जो है वो विधि आयोग को और केंद्र सरकार को भेज दी गई। भाई इन चीजों के ऊपर क्या करो, थोड़ा गंभीर से विचार करो, कुछ नया कानून बनाओ, क्योंकि बहुत सारे पति जो है वो परेशान हो चुके हैं ऐसे झूठे केसों से। देखो हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। मान लो ए और बी पति पत्नी है और दोनों के बीच में अनबन है, और वाइफ ने अगर अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया या फिर वाइफ का चक्कर किसी और के साथ में है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या ए बी का अंतरिम पोषण या अंतरिम भरण पोषण देने के लिए बाध्य है? अगर पत्नी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा या उसका चक्कर किसी और के साथ में, तो क्या पति को उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा ही पड़ेगा? ये क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या गाइडलाइन दी है वो हम देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको केस के बारे में ब्रीफ करवा देता हूं। दोनों की शादी जो है वो 7 जुलाई 2014 की हुई थी, और इनके बीच में फिर क्या होगी, अनबन अपने स्टार्ट हो गई, और 13 मई 2020 को उस वाइफ ने क्या किया, अपने पति का घर छोड़ दिया और 125 का केस लगा दिया। सीआरपीसी 125 आप सबको पता है कि अगर पत्नी को मेंटेनेंस की जरूरत है तो 125 का मुकदमा लगा देती है। अब पति ने जब उस केस का रिप्लाई दिया तो पति ने बताया 125(4) की एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट के अंदर और कहा कि भाई मेरी पत्नी का चक्कर जो है किसी और के साथ में चल रहा है। उसने तर्क दिया कि वह विचार में है, और धारा में स्पष्ट रूप से निषेध होने के कारण कि अंतरिम पोषण की वो हकदार नहीं है। अगर पत्नी का चक्कर किसी और के साथ में तो 125 का 4 कहता है वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। अपीलकर्ता कहना है कि उसने अपने आरोपों को साबित करने के लिए न केवल मुख्य आवेदन में बल्कि अतिरिक्त हलफनामों के माध्यम से भी भाई सबूत पेश किए हैं, यानी कि पति ने सबूत दिए पिटीशन के साथ में कि मेरी पत्नी का चक्कर किसी और के साथ में, तो आप मेरे को मेंटेनेंस क्यों लगा रहे हो? लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ भाई, उसके पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कह दिया कि हम आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि उसके सबूतों को कोर्ट ने नहीं देखा, उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। अब दुख हुआ बंदे को, ये मैं सारे सबूत दे रहा हूँ फिर भी कोर्ट जो मेरे सबूतों को नहीं मान रही। अब वो कहाँ चला गया, वो चला गया हाई कोर्ट के अंदर। उसने हाई कोर्ट में लगाया कि भाई मेरी पत्नी ने जो है मेरे ऊपर मेंटेनेंस केस लगा रखा है, उसका चक्कर किसी और के साथ में अडल्ट्री में, बट मैंने कोर्ट को बताया, कोर्ट ने मेरी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। अब हाई कोर्ट में आ गया वो क्या करवाने के लिए, भाई जो आदेश दिए थे ट्रायल कोर्ट ने उसको रद्द कर दो और मेरी पिटीशन एक्सेप्ट करो। हाई कोर्ट में बंद आया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने भी उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय कोई याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। हाई कोर्ट ने भी उस बंदे के सबूत नहीं देखे, उसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, 125 की 4 वाली पिटीशन को। अब क्या ऑप्शन रह गया, अब रह गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब पति आ गया, पति ने आके ये केस लगाया जो अभी तक हमने देखा है। इसके बाद में हमने पक्षकारों के विद्वान, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अधिवक्ता की बात सुनी और हाई कोर्ट के निर्णय की सत्यता का निर्धारण करने के लिए हमें सर्वप्रथम भरण पोषण के उद्देश्य यानी कि 125 का जो धारा 4 है ना, उसको समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। अब उसको समझने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि 125 का 4 ये कहता है अगर कोई वाइफ का चक्कर किसी और के साथ में चल रहा है तो वो वाइफ जो है अपने पति से मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है, या अगर वो बिना वजह कहीं और रह रही है, जैसे कि पति के घर से बिना वजह अपने मायके में रह रही है, पीजी में कहीं रह रही है बिना किसी रीजन के, तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं, क्योंकि पति तो रखना ही चाहते हैं। लेकिन एक पति अपनी पत्नी के अडल्ट्री को प्रूफ करने के लिए सबूत क्या क्या दे सकता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जो काफ़ी अलग अलग जजमेंट्स के अंदर जिनको सबूत माना गया है। देखिए, अगर किसी पति के पास में अपनी पत्नी के अडल्ट्री के चैटिंग है, जैसे फेसबुक पे उसने किसी से चैटिंग की है या व्हाट्सएप पे अगर उसने चैटिंग की है, उन चैटिंग को सबूत माना जाता है। बट वो प्रूफ जो है वो अडल्ट्री वाले होने चाहिए। एक तो होता है जर्नली किसी से बात की, जर्नली नहीं कि उसने इस लेवल की बात की होगी जो हम सोच सकते हैं कि हाँ अडल्ट्री है, यानी कि जो ऐसे कंटेंट से रिलेटेड हो। अगर किसी पति के पास में अपनी वाइफ से रिलेटेड कोई फ़ोटो है, वो फ़ोटो भी कोर्ट में शो कर सकता है, इसको भी सबूत माना जाता है, पर वो फ़ोटो भी अडल्ट्री वाले होने चाहिए। ये नहीं कि एक लड़का और लड़की आपस में किसी पार्क में बैठे हैं तो वो फ़ोटो नहीं चलेगी। लेकिन अगर वो पार्क में इस तरह बैठे हैं कि जैसे या तो कोई हस्बैंड वाइफ बैठता है या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठते हैं, जैसे एक दूसरे गले में हाथ डाल के बैठे हैं, एक दूसरे के गोद में सोए हुए हैं। अभी एक पीछे से केस हुआ था, उस केस में एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड, एक पति जो था वो किसी और की लड़की के साथ में क्या था, गाड़ी के अंदर इस लेवल से बैठा हुआ था कि देखने वाला समझ जाएगा कि ये दोनों जो है वो ना तो बहन भाई है ना ये दोस्त है, इन दोनों के बीच में कुछ और ही चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि साफ स्पष्ट हो, लेकिन फोटो ये शो कर रही हो कि इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। या फिर कोई भी किसी तरह का वीडियो है तो उस केस में भी जो है
क्या किया जा सकता है, उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बट ये सारे सबूतों के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें, जिसमें अडल्ट्री शो हो रही है। यहाँ तक कि अगर किसी के पास में अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है तो वो भी कोर्ट सबूत मानती है जी। मैं फिर बता देता हूँ, इन चीज़ों में अडल्ट्री शो होनी चाहिए। अगर जर्नल बातें हो रही हैं या जर्नल कोई तो ऐसा तरीका दिख रहा है तो वो अडल्ट्री में नहीं माना जाता। लेकिन ये चीज़ें जो चलो आज के ज़माने की हैं, आज तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर किसी के पास में ये सारी चीज़ें भी ना हो तो कैसे प्रूफ होगा। लेकिन किसी को पता होगा मेरी वाइफ अडल्ट्री में, तो ऐसे में अगर उसके पास में विटनेस है हस्बैंड के पास में, तो उस विटनेस को भी सबूत माना गया है। एक केस बताता हूँ आपको, जिनेश वर्सेस असवंती। ये कर्नाटक हाई कोर्ट का केस था अभी 2026 का। इस केस में बंदे के पास में ये वाले सबूत थे ही नहीं, लेकिन एक विटनेस था, और विटनेस भी कौन था, जिस बंदे की वाइफ थी, उसका चक्कर जिसके साथ में चल रहा था, और जिसके साथ में चक्कर चल रहा था उसकी वाइफ उस केस में विटनेस थी कि मेरे हस्बैंड का चक्कर इस बंदे के साथ में, इसकी बंदे की वाइफ के साथ में चल रहा है, उसकी विटनेस मैं हूँ, मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। तो वहाँ पे उसको विटनेस माना गया था, और उस विटनेस की गवाही पे उसको अडल्ट्री के अंदर लिया गया था कि हाँ भाई ये दोनों अडल्ट्री में रह रहे हैं। तो जिसके पास में ये चीज़ें नहीं है, विटनेस भी चला है। मैं फिर बता देता हूँ, विनेश वर्सेस असवंती, ये कर्नाटक हाई कोर्ट का 2026 का जजमेंट है। लेकिन किसी के पास में अगर विटनेस भी ना हो तो भाई तब अडल्ट्री कैसे प्रूफ होगी। तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई जो बच्चा हमारा जो जन्मा है वो हमारा नहीं है, तो ऐसे में वो बच्चे का क्या करवा सकता है, वो डीएनए टेस्ट करवा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2026 की। निखल, मैं बता देता हूँ आपको, निखल वर्सेस रफ़ीक नाम से, निखल वर्सेस रफ़ीक, ये 2026 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर बच्चे का डीएनए मैच नहीं होता फादर साहब से, तो बच्चा किससे पैदा हुआ है, अडल्ट्री से पैदा हुआ है। तब उस केस में हस्बैंड जो है उसके ऊपर मेंटेनेंस थोपा नहीं जा सकता है। तो आप ऐसे भी अडल्ट्री प्रूफ जो है कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी के पास में ये वाले प्रूफ है ना, तो ये प्रूफ डायरेक्ट कोर्ट में कभी भी पेश नहीं करते हैं। इनके लिए या तो आपके पास में 65B एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन होता है, या 63, इसका एक सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है ना, तब ये वाले एविडेंस साथ में लगेंगे, अदरवाइज इन एविडेंस की आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाएगी। अब आगे बता देता हूँ इस केस के अंदर क्या हुआ था और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना जवाब बना के दिया है। मैं डायरेक्ट आपको गाइडलाइन बता देता हूँ, उसके बाद किसी को पूरा जजमेंट पढ़ना हो पूरा जजमेंट पढ़ लेना। केस भी दिखा देता हूँ आपको, एक केस क्या है। देखो, इस केस 31 जुलाई 2026 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और जिसको पूरा केस पढ़ना पूरा पढ़ लेना अपना, लेकिन मैं आपको मेन गाइडलाइन बता देता हूँ। और यहाँ तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी लेटेस्ट जजमेंट के लिए। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे यहाँ पे जो है ना स्पेशल बता दिया, निचली अदालतों ने यह मानकर स्पष्ट रूप से गलती की, सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि भाई ट्रायल कोर्ट की गलती है कि इस तरह के प्रश्न का निर्णय केवल अंतिम निर्णय चरण में ही किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो आपके सबूत है ना, ये हम लास्ट में देखेंगे, एक बार हमको क्या करने दो, एंट्री मेंटेनेंस बनाने दो। एंट्री मेंटेनेंस तो समझ गए होगे ना, जैसे ही केस लगा तो वाइफ को एंट्री मेंटेनेंस दिलवा देती है कोर्ट, बस जिस दिन फाइनल फैसला होगा तब देखेंगे, तब तक एंट्री मेंटेनेंस चलने दो। ये गलती है। इस समझ को अभिलेख पर लागू करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 के वह विचार में रहने के सिद्ध करने के लिए अपीलकर्ता ने कई तस्वीरें और अन्य कई फोटो एंड अदर एविडेंस उसने क्या किया, प्रेजेंट किए हैं। ये साक्ष्य स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के अंतरिम भरण पोषण के चरण में न्यायालय को जिस प्रश्न पर विचार करना चाहिए वह यह है कि क्या प्रस्तुत साक्ष्य वह विचार को सिद्ध करते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 के लिए प्रस्तुत साक्ष्य का सत्यता और वैधता पर विवाद करना स्पष्ट रूप से खुला है, जिस पर न्यायालय को विचार करना होगा। और सबसे जो मेन गाइडलाइन है ना इस केस की, वो यहाँ पे है। ये बीच वाला भी सारा पढ़ने का, अब बट आप यहाँ से पढ़ लेना। देखो, कार्रवाई का तात्विक क्रम यह होगा कि एक बार मूलभूत तथ्य स्थापित हो जाने पर अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया जाए, और यह धारा 125(4) के अंतर्गत आवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक प्रभावी रहेगा। इसका मतलब ये है, जैसे ही मेंटेनेंस केस आपका स्टार्ट हुआ है, पति ने अगर अडल्ट्री के प्रूफ दिए हैं, तो कोर्ट को एंट्री मेंटेनेंस डिसाइड करने से पहले पति के उन फोटो वीडियो जो भी अडल्ट्री का एविडेंस है, पहले उनके ऊपर विचार करना पड़ेगा। यानी कि कोर्ट को ये देखना जरूरी नहीं है कि जो अडल्ट्री के प्रूफ है ना, ये तो हम लास्ट में देखेंगे, तब तक एक एंट्री मेंटेनेंस पत्नी को दिलवा देते नहीं। पहले पति के जो अडल्ट्री के प्रूफ है उनके ऊपर विचार करो, और अगर वो सिद्ध हो जाते हैं तो फिर मेंटेनेंस बंद करो, सिद्ध नहीं होते हैं फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करो। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, निचली अदालत ने यही मानकर स्पष्ट गलती की है कि इस तरह के प्रश्न का निर्णय केवल
अंतिम निर्णय में ही किया जाएगा। तो पति को अगर अपनी पत्नी पे शक है ना, तो इसका निर्णय पहले करो, ना कि केस के लास्ट में करो। ये गाइडलाइन दी है यहाँ पे मेंटेनेंस केस से रिलेटेड। फलस्वरूप मामले को निचली अदालत के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए वापस भेजा जाता है। इस केस को दोबारा कहाँ भेज दिया? ट्रायल कोर्ट में भेज दिया और इन आदेशों को रद्द कर दिया, अभी जो पति के ऊपर जो लगाए हुए थे। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी गाइडलाइन यहाँ पे और दी है, वो ये काफ़ी सारे पति क्या करते हैं, अपनी पत्नी का चक्कर जानने के लिए उसके पीछे एजेंट लगा देते हैं, स्टॉकर लगा देते हैं। जाओ देख के आओ मेरी वाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ खा रही है, किसके साथ में बैठ रही है। और अगर वो लोग कोई रिपोर्ट बना के देते हैं तो क्या उनको वैलिडिटी दी जाएगी? क्या उनको कोर्ट के अंदर माना जाएगा? उनको नहीं माना जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट कह दिया, अगर पति कोई भी जासूसी करवाता अपनी वाइफ की तो उस जासूसी को यहाँ पे नहीं माना जाएगा। अगर नहीं माना जाएगा तो अब जो वीडियो बन के आएगी, जो फोटो बन के आएंगे, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग बन के आएंगी, वो कैसे मान्य होंगी? अब वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, संहिता निजी जांच एजेंसी को मान्यता नहीं देती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी निजी एजेंसी को नियुक्त करने में रुचि रखता है तो वह अपने जोखिम और खर्च पर ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसी जांच को कानून के तहत की गई जांच नहीं माना जाएगा। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के पीछे स्टॉकर लगा देता है या कोई ऐसे एजेंट लगा देता है, जाओ चेक करो, उनकी रिपोर्ट कोई मान्यता नहीं है कि आपकी वाइफ कहाँ किसके साथ बैठी थी, कोई मान्यता उसको नहीं दी गई है। आगे बता दिया, इस न्यायालय ने कहा कि जांच के चरण के दौरान लोक अभियोजक भी आधिकारिक रूप से शामिल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो सरकारी वकील होता है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छी बात एक और बता दी, टेप पर रिकॉर्ड की गई बातचीत, टेप यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, बातचीत तभी स्वीकार है, तभी एडमिट होगी कोर्ट के अंदर जब पहली शर्त यह होगी बातचीत विचाराधीन मामले से संबंधित हो। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी तभी मैटर करेगी जब वो उस केस से रिलेटेड बात कर रही है तभी। यानी कि अगर कोई वाइफ अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही है तो उसका साफ स्पष्ट अडल्ट्री होना चाहिए। ये नहीं कि किसी अपने भाई बंधु या कज़न से बात कर रही है तब उसने कोई ऐसी गाली गलौज दे दी, तो वो क्या पता किस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। दूसरी शर्त यह हो सकती है कि आवाज़ की पहचान ऑडियो रिकॉर्डिंग में या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में उसकी जो वीडियो की और ऑडियो की जो चेकिंग होगी ना, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि उसकी चेकिंग ज़रूरी है। तीसरी शर्त यह है कि टेप रिकॉर्डर को मिटाने की संभावना को समाप्त करके टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत को सटीकता सिद्ध हो गई हो। यानी कि एक तो सेम उसी केस पे बात होनी चाहिए, एक जो है उस ऑडियो के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो है उसको मिटाने की संभावना को समाप्त करके टैप रिकॉर्ड पे की गई बात को सटीकता सिद्ध हो गई हो, ये सिद्ध हो चुका हो कि इस एविडेंस को मिटाया जा सकता है। किसी भी रेलेवेंट बातचीत का समकालीन टेप रिकॉर्ड एक रेलेवेंट तथ्य है जिसको हम एविडेंस एक्ट के सेक्शन 7 और 8 के तहत में क्या कर सकते हैं, कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग मान्य हो जाएगी अगर वो आपके केस से जुड़ी है तो ये 3 मुख्य गाइडलाइन है। आप किसी के अपनी वाइफ के पीछे कभी स्टॉकर मत लगाना, उसको कोई वैलिडिटी नहीं दी जाएगी। कोई भी सरकारी आदमी, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का पर्सनल केस हो गया, लेकिन फिर हस्बैंड वाइफ देखेगा कैसे, खुद जाके देख सकता है, खुद अपनी आंखों से अपनी वाइफ का पीछा कर सकता है। कोई हस्बैंड अगर अपनी वाइफ का पीछा कर रहा है तो उसके ऊपर स्टॉकिंग का केस भी नहीं लगता है, जो हम 78 BNS के अंदर जो कवर करते हैं। हस्बैंड के ऊपर कभी भी ये केस नहीं लगता कि वो अपनी वाइफ का पीछा कर रहा है। तो हस्बैंड खुद अपने सबूत जुटा सकता है, उनको मान्यता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कब, जब उस हस्बैंड के पास में 65B या फिर 63 का एविडेंस होगा। शख्स अधिनियम की धारा 65B का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि नए कानून में BS से सेक्शन 63 बन चुका है, और ये सर्टिफिकेट हस्बैंड के पास में नहीं है तो फिर उन सबूतों की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। अब ये कैसे बनेगा, तो मैं आपको मेरी टीम का नंबर दे देता हूँ, यहाँ से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। किसी को भी अगर सर्टिफिकेट बनवाना हो तो ये आपको बना के दे देंगे। 94 670 और 41 045, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, ये आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। और किसी भी तरह की अगर आपको कानूनी और जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आपको ये गाइड कर देंगे। अब आगे बता देता हूँ इस केस का हुआ क्या था, और यहाँ तक कि आपको जानकारी अच्छी लगी है प्लीज़ आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। उपरोक्त चर्चा के मद्देनज़र भाई भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष को भेजी जाए। ये जो जजमेंट है ये भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव और भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष में भेजी जाए, ताकि वो इस मामले में उचित विचार कर सकें। ये जो मामले आ गए ना, हस्बैंड वाइफ वाले फैमिली मैटर जो आ गए, ये बड़े गंभीर होते जा रहे हैं अब। तो इनको सुलझाने के लिए कोई ऐसा कानून बनाओ कि भाई जिससे ये लोग ज़्यादा दिन परेशान भी ना हो, और
बिल्कुल सरल तरीके से इनका फैसला भी हो जाए और एक दूसरे पार्टी को जो है फैसला गलत भी ना लगे। एक कॉपी वहाँ भेज दी और हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको कैंसिल कर दिया। अपील स्वीकार की जाती है। अपील स्वीकार हो गई मतलब जिस बंदे ने याचिका लगाई है उसकी याचिका एक्सेप्ट हो गई। और एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, जो वो चाहता था वैसा केस उसके फेवर में आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दोबारा भेज दिया ट्रायल कोर्ट में कि पहले पति के सबूत देखो, पे विचार करो, अगर सबूत का एविडेंस सही है तो मामले को खारिज करो। 31 जुलाई 2026 का जजमेंट है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह की और समस्या है, आपको केस से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो मैंने मेरी टीम का नंबर आपको दे दिया 94 670 41 045 पे आप व्हाट्सअप करें और आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू जी।